नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत जी को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। और बड़ी खबर के साथ स्वागत है। खबर ईरान की तरफ से जो अमेरिका को सबसे जोरदार झटका दिया गया है वो है एक F-35। कीमत सुन करके दुनिया हैरान हो जाए। सैकड़ों करोड़ रुपए लगते हैं एक F-35 तैयार करने में, सैकड़ों करोड़ रुपए। और दुनिया में यही F-35 बेचने के लिए क्या क्या नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने किया। यही F-35 भारत को भी टिपाना चाहता था। इस F-35 को ईरान ने इस लायक बना दिया है कि बच्चे इसको उड़ाएंगे, इसे जैसे कागज का बना के उड़ाते थे, उस हालत में पहुंचा दिया। एक युद्ध में 2 F-35 मार के गिरा दे, इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता। F-35 को जो अमेरिका प्रेजेंट करता है, जिस तरीके से उसकी ब्रांडिंग करता है, दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान के रूप में वो पेश करता है। स्टील्थ, जिसको कोई रडार ट्रैक न कर पावे, कोई डिफेंस सिस्टम, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको हिट न कर पाए। अमेरिका ने पूरी दुनिया में F-35 की ये ब्रांडिंग की थी कि ये सारे रडार, सारे डिफेंस सिस्टम सबको चकमा दे सकता है F-35 स्टील्थ। दूसरा F-35 आज ईरान ने उड़ा दिया है, और देसी डिफेंस सिस्टम से। उसके लिए किसी का कोई एहसान नहीं है। देसी डिफेंस सिस्टम जो पिछले F-35 को उड़ाया था, तब भी चर्चा हुई थी कि F-35 को ट्रैक करने के लिए एक देसी जुगाड़ किया है उसने। वो हीट को, ऊष्मा को ट्रैक करके उसको मार रहा है। फिर से F-35 गिरा करके देसी टेक्नोलॉजी को उसने मुहर लगवा दिया उस पर। अब तो मुझे लगता है कि ईरान अगर हथियार टेक्नोलॉजी में पेटेंट करवा ले तो पूरी दुनिया में पेटेंट से ईरान कमाई करने लगे। और वाकई वॉरफेयर में एक नए अध्याय की शुरुआत ईरान ने कर दी है। हमने कई बार ये चर्चा की, लेकिन आज फिर ये चर्चा जरूरी हो चुकी है। F-35 को हवा में उड़ा दिया। और खबर सिर्फ F-35 की नहीं है। F-35 उड़ाया है तो दूसरे वाले की खबर नहीं है। खबर ये भी है कि एक और लड़ाकू विमान गिराया। अमेरिका इनकार करता रहा, सेंट्रल कमांड की तरफ से डिनायल जारी रहा। लेकिन सोचिए, जब आप एक बार डिनाई करते हो और तब सबूत सामने आते हैं तो और फजीहत होती है। इन 33 दिनों में जितना फजीहत करवाया है अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के इतिहास में 1773 से आज तक कभी नहीं हुआ होगा जितना इस 33 दिन में डोनाल्ड ट्रंप ने करवा दिया। ईरान की नेशनल ऑयल कंपनी को फूंक दिया है। ईरान ने कुवैत की नेशनल ऑयल कंपनी को भी फूंक दिया। वहां पर भी बड़ा अटैक हुआ है। मैं सब खबरें आपको दिखाता हूं, लेकिन F-35 पर अटैक को आप सबसे महत्वपूर्ण मानिए। जब पहला F-35 गिराया था तो बहुत सारे हमारे भी, हम लोग भी चर्चा आपस में करते हैं, बहुत सारे लोग डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, तो पहले F-35 पर लोगों ने कहा तुक्के में गिर गया होगा। अब वो भी नहीं कह पाएंगे तुक्के में गिर गया होगा। अब तुक्का उक्का नहीं है, ये देसी टेक्नोलॉजी काम कर रही है। और काम किस पर कर रही है? सबसे खतरनाक विमान पर। लाइए हेडलाइन, लाइए जरा हेडलाइन दिखाइए। ईरान ने मार गिराया अमेरिका का सबसे घातक विमान, देसी एयर डिफेंस सिस्टम से F-35 के उड़ाए पर खच्चे। वीडियो हम आपको भी दिखा देंगे। चलिए आगे बढ़िए। ईरान ने दूसरा अमेरिकी F-35 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया, कहा पायलट का बचना मुश्किल। हाँ, ये बात इसमें और साथ में ऐड ऑन कर लीजिएगा। अभी तक की जो खबर है वो पायलट के मारे जाने की ही है। अब कोई चमत्कार हो तो बात अलग है। आगे चलिए। ये खबर देखिए, बाकी तो हिंदी की वजह से लिया था कि दावा। अब दावा हुआ नहीं है, वो दावा लिखने वाले जो है वो मोदी में ट्रंप और ट्रंप में मोदी देखते हैं। प्रेस टीवी से देखिए, जो वहां ऑफिशियल खबरें दिखाता है। ईरान डाउन 2 एडवांस यूएस जेट्स इंक्लूडिंग सेकेंड F-35। 2 यूएस जेट गिराए हैं, उसमें एक जो है सेकेंड F-35, मतलब दूसरा F-35 समेत 2 को मार गिराया है। 2 गिराया, उसमें से एक F-35 है। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए।
ईरान ने एक और अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है, जिसमें पायलट की जान बचने की संभावना नहीं है। यह दावा ईरानी सेना के खत्म अल अंबिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने किया है। हालांकि अमेरिका ने इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अगर यह दावा सही है तो यह ईरान की ओर से अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा पलटवार माना जा सकता है। ईरान का दावा है कि उसने इस विमान को अपनी नई स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। ईरानी मीडिया ने हमले का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें मिसाइल बादलों को चीरते हुए F-35 की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। ईरान का कहना है कि उसकी नई एयर डिफेंस प्रणाली ने इस अदृश्य विमान को ट्रैक करके उसे नष्ट कर दिया। ये अदृश्य विमान जो लिखा है, ये इसके बारे में मतलब जो इसकी खूबियां बताई जाती हैं, तो ये भी एक है अदृश्य की, जिसको ट्रैक न कर पाए। आगे चलिए। F-35 अमेरिकी सेना का स्टील्थ लड़ाकू विमान है, जो 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक विमान है। इसका प्रमुख गुण इसकी स्टील्थ तकनीकी है, जिससे यह रडार से लगभग अदृश्य रहता है और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बच सकता है। F-35 की कीमत जरा देख लीजिएगा, 764 करोड़ है। 764 करोड़ एक विमान की कीमत है। इसके अद्वितीय तकनीकी के कारण इसे दुनिया का सबसे उन्नत स्टील्थ विमान माना जाता है। दुनिया का सबसे हाईटेक है और दनादन ठोक रहा है ईरान। आगे चलिए। ये देखिए विजुअल्स भी पोस्ट किया है एक कॉन्सुलेट जनरल ऑफ ईरान इन मुंबई की तरफ से। बताइए, मुंबई में बैठा हुआ जो कॉन्सुलेट है वो भी ईरान के इस जश्न में शरीक है। अनदर एनिमी F-35 हिट एंड डाउन बाय आवर ईरानी जीनियस, जो है डिफेंस सिस्टम इंडिजीनियस है वो, ईरानी जीनियस, उसको इंडिजीनियस को ईरानी जीनियस ही मानिए अब आप। ईरान इज ए फोर्स टू बी रेकन्ड बाई विद। चलिए आगे विजुअल लाइए, लाइए विजुअल लाइए। ये देखिए, ये पूरा विजुअल चल जाने दीजिए, पूरा विजुअल चलने दीजिए। सेंट्रल कमांड के डिनाइल वाला भी हम आपको चैप्टर दिखाएंगे। उसने डिनाई किया लेकिन कैसे पकड़ा गया, ये देखिए मार गिराया, हिट कर दिया, मार गिराया। जो अभी आपने देखा आखिरी शॉट था, हिट किया और मार गिराया। आगे चलिए, फोटोग्राफ्स वगैरह सब इसकी आ चुकी है। अगला लाइए भैया। प्रेस टीवी ने इसमें डिटेल में बताया, इस स्पोक्स पर्सन ऑफ ईरान खत्म अल अंबिया हेडक्वार्टर, ए सेकेंड यूएस फिफ्थ जनरेशन F-35 वाज स्ट्रक एंड डाउन ओवर सेंट्रल ईरान बाय ए न्यू IRGC एयर स्पेस फोर्स एयर डिफेंस सिस्टम। Given the massive explosion on impact and during the crash, the pilot was unlikely to have ejected. आगे चलिए, जरा फोटोग्राफ दिखाइए। ये देखिए इस F-35 के हालात, इसके टुकड़े जो है F-35 के कितने टुकड़े हुए हैं और कहां कहां गिरे हैं, देखिए सब इसका अंजर पंजर सब अलग अलग हिस्सों में गिरा है। जरा आगे चलिए, आगे बढ़िए। ये मैं जो कह रहा था कि लगातार अमेरिका की तरफ से डिनाइल था। एथन लेविंस, ये अमेरिका से ही ट्वीट आया है। इफ नो प्लेन्स वेयर शॉट डाउन, व्हाई आर रिकवरी ड्रोन सर्कलिंग दिस रैंडम एरिया इन द ओशियन। ये देखिए, जरा ऊपर ले जाइए। पिछली बार भी जब वो जो है F-35 गिरा था, उसके पहले F-18 गिरा था, तो भी अमेरिका ने मना किया था। और कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं जो ट्रैक करके रूट्स को ट्रैक करते हैं, तो वहां पर जो रिकवरी के लिए हेलीकॉप्टर्स उड़े थे, उन हेलीकॉप्टर्स का रूट उन्होंने दिखाया था कि वो कितने घंटे तक वहां चक्कर काटते रहे। तो क्यों काट रहे हैं चक्कर, वही जो है ये अमेरिका के तरफ से जो अमेरिका के एक्सपर्ट ने ट्वीट किया कि जब कुछ हुआ नहीं तो इस एरिया में ये क्यों बार बार घूमते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका के खोजी ड्रोन्स जो है वो किस बात की पड़ताल कर रहे हैं वहां पर। और उसको बाद में जब फोटोग्राफ और विजुअल ईरान ने जारी किया तो सब कुछ क्लियर हो गया। आगे चलिए, आगे चलिए। अब तक देखिए ईरान ने क्या क्या किया है, वो अपनी गिनती खुद बताता है ईमानदारी से। ईरानियन आर्म्ड फोर्सेज हैव सो फार डाउन 2 F-35S, 1 F-18, 2 F-16S and 4 F-15S since the start of the aggression। जब से ये एग्रेशन शुरू हुआ तब से 2 F-35, 1 F-18, 2 F-16
और 4 F-15 गिरा दिया है। द यूएस मिलिट्री हैज ऑफिशियली कंफर्म्ड द लॉस ऑफ 3 F-15 and 1 KC-135 tanker during the ongoing war. The Pentagon has continuously attempted to cover up these catastrophic losses, portraying the downing as friendly fire or accident. इसको फ्रेंडली फायर या एक्सीडेंट बता करके ढकने की कोशिश की। ये जो KC-135 एक गिरा था, दूसरा जाकर के जो है इजराइल में लैंड किया था छत विक्षत अवस्था में, एक तो ध्वस्त हो गया था, 6 क्रू मेंबर भी मरे थे, उसको भी कहा था फ्रेंडली फाइट में गया है, फ्रेंडली फायर में। 3 गिरे थे तो 3 को भी बताया था इराक में कि वो फ्रेंडली फायर में गलती से डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया और मारे गए, उनको नहीं गिना गया है, उसके अलावा ये गिनती है। अब चलते हैं कुवैत पे, बाद में आएंगे कुवैत वाली खबर पे, पहले इसी पर। हेमंत भाई, F-35 को बार बार निशाना बनाना, ये पूरी दुनिया में अमेरिका के युद्ध के पीछे सबसे बड़ी वजह होती है उसके हथियार इंडस्ट्री। हम लोग नॉर्मली एक बात पे चर्चा करते हैं, तेल, लेकिन एक चीज पे ही चर्चा करते हैं, दूसरे को अक्सर हम छोड़ देते हैं। लेकिन अमेरिका के युद्ध के पीछे 2 वजह होती हैं, एक तेल और दूसरा हथियार। हथियार न बिके अगर अमेरिका का, तो भी अमेरिका आधा हो जाए। तो ये हथियार और तेल में भी अमेरिका के एक एक्सपर्ट ने कहा है कि अब ईरान ऑयल सुपर पावर बन चुका है, और हथियार में जो ईरान कर रहा है, इसके बाद कौन खरीदार मिलेगा? F-35 ध्वस्त होना मामूली बात है देसी डिफेंस सिस्टम से। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि जब ट्रंप साहब ने ये कहा कि ईरान के पास कुछ बचा ही नहीं है, ना उनके पास एयरफोर्स है, ना उनके पास एयर डिफेंस है, ना उनके पास ग्राउंड फोर्सेज है, ना उनके पास नेवी, तो फिर ये क्या कहा से F-35 गिरा दिया उन्होंने? जिस तरीके की लफाजी ट्रंप साहब लगातार कर रहे हैं इस युद्ध के दौरान, उसने पूरी अमेरिकी व्यवस्था, सेंट्रल कमांड जिसका आप जिक्र कर रहे थे, और पूरे अमेरिकन सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है कि ये देश चला रहे हैं, ये फौज चला रहे हैं, या ये रियलिटी शो चला रहे हैं। तो F-35 का गिरना दुनिया की बहुत बड़ी घटना है डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स के लिए, बहुत बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं है। और ये पहली नहीं है, ये दूसरी। और एक हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर 2 F-35 का गिर जाना। देखिए, ये स्टेल्थ विमान है जो रेडार की तक उससे बाहर रहता है हमेशा, ठीक। F-35 रेडार से बाहर रहने वाला जहाज, और अगर उसको जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ईरान गिरा दे रहा है, तो फिर ये तो वही बात हुई जो हम हमेशा से एक बात कहते हैं कि इस युद्ध के बाद पूरी अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री को लेने के देने इसलिए पड़ जाएंगे कि उसका तो कोई जहाज बचा ही नहीं। F-35 उनका गिरा दिया, F-18 उनका गिरा दिया, F-16 उनका गिरा दिया, F-15 उनका गिरा दिया, बचा क्या फिर? और जब बचा क्या तो फिर बेचेंगे क्या? समस्या ये। और आशीष भाई, अभी तक जो आपने ईरान का डेटा दिखाया ना, वो ज्यादा जुडिशियस है। उन्होंने अभी तक जो आपने दिखाया कि इतने जहाज गिरे हैं, अगर आप इस पूरे को अब तक देखेंगे 28 फरवरी से लेकर के अब तक इस पूरे, तो 16 से 25 के आसपास इन दोनों के बीच के विमान अमेरिका गंवा चुका है। पहली बार नहीं, 16 से 25। और उनमें से कौन कौन है? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दे रखा है इन्होंने। अगर उसको देखोगे आप, सबसे ज्यादा कि कौन से गिरे हैं, 12 से 15 MQ-9 रीपर ड्रोन गिरे हैं, जो आपने भी खरीदे ना अभी पीछे अमेरिका से बहुत भारी दरों के ऊपर। MQ-9 रीपर ड्रोन 12 से 15 गिर चुके हैं, शूट डाउन हुए इनमें से खुर्रमाबाद, इस्फहान और रमजान प्रांतों के अंदर, कुछ ग्राउंड पर डिस्ट्रॉय किए गए। एक ड्रोन की इसकी कीमत 30 से 56 मिलियन डॉलर के बीच में है, 30 से 56 मिलियन डॉलर की। ये सर्वेलेंस में भी काम आता है और स्ट्राइक मिशन के लिए भी काम आता है। ये तो हुई MQ-9 की बात। अब आप सीरियल वाइज चलिए। F-15E स्ट्राइक ईगल गिराया 3 ठोके 2 मार्च को 2026 को कुवैत के एयर डिफेंसेस के, क्या बोले कि फ्रेंडली फायर में गिरा है, याद होगा ना आपको? सभी क्रू सुरक्षित थे। उसके बाद आप आ जाइए KC-135 जो उनका था स्ट्रैटो टैंकर, जो तेज के ऊपर हवा में जहाज बनता है, एक क्रैश हुआ इराक में मिड एयर कोलिजन में और 6 क्रू सदस्य मारे गए, ठीक। 3 से 5 अन्य प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर, जो जिसकी हमने जिक्र भी की थी एक बार, जो खड़े हुए थे, और ईरानी मिसाइल स्ट्राइक ने उनको डिस्ट्रॉय किया और क्षतिग्रस्त किया, ठीक। E-35 सेंट्री अवाक्स गिरा दिया भाई साहब। जो जहाज अर्ली वार्निंग सिस्टम आपको 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर से आ रहे एनिमी फायर को ट्रैक कर सकता है, उसको गिरा दिया, तो औरों के लिए क्या डिफेंस करेगा जी? संख्या 6 गिरा है, 6। तो
एक जो था ये जो E3G जो सेंट्रियवर्क्स था, ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर ईरानी हमले में डिस्ट्रॉय हुआ। $500 मिलियन का जहाज है और सर्वेलेंस विमान है। F-35 लाइटनिंग जिसका आप जिक्र कर रहे हो, ये पहले भी गिरा, ये गिरा मार्च 2026 के अंदर। ठीक, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ लेकिन काफी डैमेज हुआ। ईरान ने कहा शूट डाउन हुआ है, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो सेफली लैंड हो गया। दैट एयरक्राफ्ट इज ऑलमोस्ट एक तरीके से डैमेज्ड है वो। तो बेसिकली क्या है कि अब तक ओवरऑल आप देखेंगे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का भी जिक्र हुआ है कि वो भी गिरे हैं, लेकिन उसका कहीं अमेरिका और सेंटकॉम उसकी बात नहीं मानते। अगर इस पूरे को आप ओवरऑल जोड़ेंगे तो 16 से ज्यादा जहाज 100% एज पर कंफर्मेशन पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हुए और 25 के आसपास डैमेज हुए। तो ट्रंप साहब को तो बड़ा शौक था कि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 5 गिर गए, 3 गिर गए, 7 गिर गए और फिर 11 तक ले गए। ठीक, और आज तक भारत सरकार ने तो उसमें कुछ कहा नहीं, वो एक अलग पक्ष है। F-35 जहाज को सेकंड टाइम टारगेट करना, ये कंटेम्परेरी जो समकालीन सैन्य इतिहास है उसकी बहुत बड़ी घटना है, बहुत ही बड़ी घटना है। और आने वाले समय में जो हम परसों 3-4 दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि इस युद्ध के बाद और कुछ हो चाहे ना हो, जो ये अमेरिका की दादागिरी चल रही है ना जहाज की मार्केट, इसमें जो बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके मामले में, वो सारी की सारी ध्वस्त होगी। वो क्या चीज है? नंबर एक तो ये महंगे फाइटर जितने भी F-35, F-16, F-18। मोदी जी गए थे ना पिछले साल 13 फरवरी को, व्हाइट हाउस के बाहर खड़े थे। तब क्या कह रहा था ट्रंप कि वी आर ऑल्सो गोइंग टू ऑफर इंडिया F-35। इंडिया ने कभी मांगे नहीं उनसे, वो खुद ही ऑफर कर रहा था। तो जैसे आपने इंट्रो में कहा कि वो चिपकाने के चक्कर में था भारत को, और वो अभी चिपकाने के चक्कर में होगा, उसमें कोई शक मत मानिएगा। जहां उसका दांव लगता है वो चिपका देता है। अभी तो देखिएगा यूएई और जो सऊदी अरब है इनको चिपकाने के चक्कर में, क्योंकि उसको तो सौदा चाहिए। और इस लड़ाई के दौरान भी, इस लड़ाई के दौरान भी वो खरबों रुपए के हथियार मिडिल ईस्ट के साथ समझौते कर चुका है कि तुम्हें देंगे। और ठीक, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, जो यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है, ये सारे देश। अब आशीष भाई इशू क्या है कि आने वाले समय के अंदर इन महंगे प्लेटफॉर्म, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, आप मुझे क्या एयरक्राफ्ट कैरियर दोगे जब आपका यूएसएसआर गेराल्ड जो है वो खड़ा हुआ है वहां पर मिस्र के अंदर। ठीक, आपका अब्राहम लिंकन भागा हुआ है पूरे युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके, तो आपसे मैं क्यों लूंगा जब आप अपना ही नहीं बचा सकते थे। और उसकी कीमत देखिए $13 अरब, $10 अरब। तो ये जो महंगे हथियारों का, जो अमेरिका की जो दादागिरी थी, जो मोनोपोली थी, वो कहीं ना कहीं इस लड़ाई के बाद मुझे टूटती दिखाई दे रही है। पहला पक्ष तो ये। दूसरा पक्ष ये है कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी आप देखिए, 47 सालों से चाइना के ऊपर, क्या नाम, ईरान के ऊपर तमाम तरह के बैन है, तमाम तरह की सैंक्शंस है, और उसके बावजूद भी वो एक ऐसे जहाज को, एक नहीं F-35 दूसरा है, जो स्टेल्थ, कंप्लीटली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जो उसके इंजन से निकल रही गर्मी उसको पकड़ करके उसको टारगेट कर सकता है। तो ये तो बहुत जबरदस्त इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। आपने ठीक है, इसको पेटेंट कराने की बात है। हीट स्टिकिंग वो जो होते हैं उसको बोलते हैं हीट सीकिंग मिसाइल्स, उसके जरिए। उसका जो हाँ हाँ जी, हीट सीकिंग मिसाइल्स बोलते हैं उसको। तो लोकल टेक्नोलॉजी अगर ईरान की इतनी एडवांस है, और उधर ट्रंप क्या बोल रहे थे कि ईरान के पास तो कुछ बचा ही नहीं, खत्म, सब कुछ खत्म। ईरान ने क्या कहा कि चिंता मत करो, 6 महीने तक हम लड़ने की पूरी क्षमता के साथ। अब मैं आप बात करें उससे 2 घंटे पहले सीआईए की रिपोर्ट ये कि अभी भी ईरान के पास अपनी मिसाइलों का 50% से ज्यादा जो जखीरा है वो सुरक्षित ज्यादा। है। ठीक, अब इन परिस्थितियों में आप इस युद्ध को देखिए, इस पूरी ब्रॉड लाइट के अंदर एक तरफ ईरान है, आज सुबह उसका 3500 करोड़ रुपए का नया एक पुल था ईरान के अंदर, जो पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पुल था, सिविलियन पुल है, अमेरिका ने गिरा दिया उसको। आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना आपका युद्ध अपराध में आता है, बाकायदा कर लीजिए, क्या करेंगे। 600 के आसपास ईरान के स्कूल टारगेट कर दिए। ठीक, कोई पूछने वाला नहीं है उनको, कोई वाली वारिस नहीं है ऐसी परिस्थिति के अंदर। और जिस तरीके से युद्ध के दौरान आपने ईरान की कोई एक टिप्पणी मुझे बताइए जिसको आप गैर जिम्मेदाराना मानते हैं, जो संयम के दायरे से बाहर हो, कोई एक शब्द उन्होंने नहीं कहा 35वां दिन आज। और अमेरिका की एक भी टिप्पणी या इजराइल की एक भी टिप्पणी ऐसी बताइए जो भड़काऊ ना हो, प्रोवोकेटिव ना हो, असंयमित ना हो और युद्ध को बढ़ाने वाली ना हो। ये एक अंतर है एक संयमित देश का और दो बड़बोले राष्ट्रों का, जो इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। एक परिस्थिति देखिए आप कि ईरान के अंदर फर्स्ट शो 28 फरवरी को अपने जो सुप्रीम लीडर से मिलकर लेकर के सारी टॉप लीडरशिप मारी गई टोटल।
IRGC चीफ मारे गए, उसके बाद जो लारीजानी थे वो मारे गए, जो बात करता उसको मारे गए। उसके बावजूद आपको कभी अब तक ईरान की लीडरशिप में कोई कमी दिखाई दी है किसी भी स्तर पर? और अमेरिका की हालत देख लीजिए, 4-4 जनरल ओवरनाइट फायर किए जा रहे हैं, 4 जनरल। वहां की अटॉर्नी जनरल, जो हम 2-3 दिन पहले, आपको याद होगा बात की थी हमने, कि ट्रंप अब बलि के बकरे ढूंढ रहे हैं, तो उनको बलि का बकरा कौन मिला? पहली पॉम बॉन्डी, उसके बाद 4 जनरल। सोचिए। पहले बकरी मिली तब बकरा मिला। और अब जो आपके बहुत प्रिय मित्र हैं FBI चीफ काश पटेल, अगला नंबर उनका आने वाला है, हो सकता है आज ही आ जाए, क्योंकि गुड फ्राइडे मनाना है भाई को, तो गुड फ्राइडे शाम तक चलेगा, कुछ भी कर सकता है वो आदमी। और अल्टीमेटली जो ये बक है, आपको मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, ये जाकर रुकेगी रक्षा मंत्री के ऊपर, लेकिन वो अभी नहीं। जब अमेरिका का पूरा काम हो लेगा ना, F-35, अभी तो 2 ही गिरे हैं, अभी तो बहुत कार्यक्रम बचा हुआ है। तो पूरे की पूरी परिस्थिति देखिए, एक तरफ एक ऐसा देश है जो, जिसके पास पैसे की तंगी है, जिसके पास साधनों की तंगी है, जिसके पास फॉरेन तकनीक की एक्सेस नहीं है, तमाम तरह के प्रतिबंध हैं। वो देश अमेरिका को नाक नोचने से वाला बड़ा शांति से, कहीं कोई बड़बोलापन नहीं, कहीं कोई एक्सरेशन नहीं, सिंपल, कुछ किया तो बता दिया कि ये हमने किया है। दूसरी तरफ वो भाई है, ओपनली विध्वंस की घोषणा करते हैं, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर। अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, तो क्या कहा कि हम इनके सारे के सारे ऊर्जा इनको खत्म कर देंगे, अपने क्या नाम, ईरान के। तो ईरान ने क्या कहा कि आप करके देखो, हम आपका जितना अमेरिकन कंपनियों का टेलीकॉम और ये बाकी सारा सिस्टम है मिडिल ईस्ट में, उसको उड़ा देंगे। यानी कि रेसिप्रोकल बेसिस पे है, अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं कर रहे हो, जहां से तुम कर रहे हो उसका वो केवल जवाब दे रहे हैं। और यही एक मैच्योर देश की निशानी होती है, कि टॉप लीडरशिप ना होने के बावजूद भी उनका लड़ने का तरीका देखिए, और ट्रंप के बड़बोलापन देखिए, उसके रक्षा मंत्री को देखिए, उनके पूरे सिस्टम को देखिए, इजराइल को देखिए। ये अंतर जो आशीष भाई, ये कथनी और करनी का अंतर, यही चीज ने कहीं ना कहीं आपको एक चीज ऑब्जर्व की होगी आपने, कि ईरान मॉरल विक्ट्री की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, नैतिक जीत जिसको आप कहते हैं। बढ़ने का है हेमंत भाई, यहाँ पर मैं रुकूंगा। मोरल विक्ट्री हासिल कर चुका है, मोरल की तरफ अब नहीं बढ़ रहा है, हासिल कर चुका है। और दुनिया भर के, केवल अमेरिका और इजराइल नहीं एक्सपोज हो रहे हैं, पूरी दुनिया एक्सपोज हो रही है, पूरी दुनिया का दोगलापन एक्सपोज हो रहा है। आज 40 देशों की वोटिंग है UN में। पोस्टपोन होगी, कल होगी, अब आज पोस्टपोन होगी, कल होगी। कल होगी वोटिंग, किस लिए? होर्मुज को लेकर के है। क्या UN की औकात है, या उन 40 देशों की औकात है कि वो एक बार एक प्रस्ताव लाकर के वोटिंग करवा लें अमेरिका और इजराइल के खिलाफ? UN किस लिए है? UN अमेरिका का जेबी संगठन बना के रख दिया UN को। इस UN में रहना, जो भी देश हैं, आप समझ लीजिए कि UN में आज रहने का मतलब है कि आप अपनी संप्रभुता से समझौता कर लें। हाँ, हाँ भाई, चीन को, फ्रांस को, ब्रिटेन को, रूस को आप छोड़ दीजिए, वो तो अपना समझ लेते हैं, हिसाब किताब देख ले रहे हैं। बाकी जो हम लोग जैसे लोग हैं, वो किस लिए हैं? जाओ, जो है ताऊ के लिए वोट डालना है, डाल के आ जाओ, इसी के लिए। जैसे यहाँ ज्ञानेश कुमार हम लोग से वोट डलवा रहा है, वैसे ही तुमसे वोट डलवा रहा है वोट। कोई एक प्रस्ताव लाई, पूरी दुनिया का दोगलापन है ये, इसीलिए दुनिया में, खाली अमेरिका और इजराइल की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें चाहे हम लोग हों, कोई देश हो। आप कौन एग्रेसर कौन है, आक्रमणकारी कौन है, युद्ध अपराधी कौन है, वॉर एथिक्स को कौन बार बार तार तार कर रहा है? एक प्रस्ताव ले आवे, कोई पहल करे उस पर, कोई एक पहल करके अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव लाए कि इनका एग्रेशन रोकने के लिए पहल करनी चाहिए। वो प्रस्ताव नहीं आ रहा है, उस प्रस्ताव लाने की किसी में हिम्मत नहीं है। तो यहां पर UN जैसे ऑर्गेनाइजेशन, UN इतने बड़े नरसंहार में UN के लोग नहीं मर रहे हैं क्या? UN के बहुत सारा जो गजा में काम करने वाले, एक दिन में नंबर देख रहा था, शायद 100 से ऊपर तो UN ने जिनको डिप्लॉय किया गजा में, वो मर चुके हैं। कौन मार रहा है? इजराइल मार रहा है, इजराइल मार रहा है ना, IDF मार रही है ना उनको। UN में गुटेरस से लेकर के और जो है किसी में है हिम्मत कि इजराइल को रोक दे? है हिम्मत इजराइल को रोक दे? आपके, जब आप अपने लोगों को नहीं बचाव कर पाओगे, जो जो राहत वाली टीम UN की काम करती है, उसको मार दे रहे हैं। वो मर चुके हैं 100 से ज्यादा IDF के हमलों में।
आप उनके लिए नहीं खड़े हो पा रहे हो और कहते हो कि हम दुनिया में अमन चैन शांति लाएंगे। ये यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का ढकोसला भी बंद होना चाहिए। इस पर चर्चा, ये थोड़ा अलग है कि इस पर चर्चा दुनिया में कोई नहीं कर रहा, लेकिन ये बंद होना चाहिए। ये अमेरिका के हितों को संरक्षित करने के लिए, अमेरिका के पापों को लेजिटिमेट करने के लिए यूएन बना है। अमेरिका के कुकर्म, अमेरिका के पाप, अमेरिका के युद्ध अपराध, अमेरिकी नरसंहार, उस सबको लेजिटिमेट कौन करता है? यूएन। उससे बुलवा लो, हाँ वो दुनिया के लिए खतरा है, प्रस्ताव लाओ, पास हो गया। प्रस्ताव पे वोट करने के लिए चंगू मंगू नंगू ऐसे तमाम देश घूम रहे हैं, वो प्रस्ताव वोट डालने आएंगे। तो दुनिया में अगर 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 बाइपोलर है या मल्टीपोलर ये दुनिया है, मल्टीपोलर तो है नहीं, फर्जी की बातें हैं, तो बाकी धुरी को भी ये सोचना चाहिए कि आप उसको काउंटर बैलेंस करो, नहीं तो यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसकी प्रासंगिकता खत्म, उसको डब्बा बंद करो, बंद करो बिल्कुल। क्या यूएन को नहीं दिख रहा है? प्रस्ताव पे जब कर रहा हूं बहस हो तो इस बात को तो आना चाहिए, यूएन को नहीं दिख रहा है कि कितने सिविलियन इलाकों पर या इंफ्रा पर अटैक कर रहा है अमेरिका और इजराइल, और डे वन से कर रहा है, अस्पताल पे कर रहा है, रिसर्च सेंटर पे कर रहा है, मेडिकल सेंटर पर कर रहा है, स्कूल पर कर रहा है, पुल पर कर रहा है। अब क्या लोगे? किस लिए बना है यूएन? खैर, कुवैत के अटैक को जरा दिखाते हैं, कुवैत पर जो अटैक हुआ है। Kuwait's national oil company says the Mina Al Ahmadi refinery was hit in a drone attack, sparking a fire. ड्रोन अटैक हुआ है इस पर, मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर, और आग लगी है, इसको फूंक दिया है। आगे इस खबर के जरा हिंदी में दिखा दीजिए थोड़ा डिटेल लाइए। ईरान ने शुक्रवार को कुवैत की मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन दागा है, जिससे यहां आग लगने की रिपोर्ट सामने आई है। सरकारी कंपनी कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने हमले की पुष्टि करते हुए एक बयान जारी किया है। कहा कि दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हैं। कंपनी ने बताया कि इस हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बता दें, मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर युद्ध के दौरान कई बार हमला हो चुका है, अब बार बार हमले में अब फिर आग लगी है, इस वाले हमले में भी। ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही है प्रेस टीवी और जगहों से, वो और सूची जारी कर रहे हैं। वो तो बकायदे बता करके हमला करते हैं हेमंत भाई, वो पूरी लिस्ट जारी कर देते हैं कि ये लिस्ट है, आम नागरिक इससे दूरी बना के रख लें। बाकी जो लड़ाके हैं अमेरिका के, वो वहां पर मौजूद रहें, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो रहें अपना, समझें, निपटें, आम आदमी दूर रहे। अगली सूची भी जारी कर दी है ईरान ने। अमेरिका क्या अब जो है, जो पाषाण युग में पहुंचाने की बात कर रहा था कि ईरान को, वो खुदे ने हिम युग में तो नहीं पहुंच जाएगा? इनको पाषाण युग में पहुंचाते पहुंचाते हिम युग में पहुंच जाए। अब बताओ, पाषाण युग में ले जा रहे हैं, पत्थर मार मार के इनका F-35 गिरा दे रहे हैं सब। देसी पत्थर मार रहे हैं ना, पाषाण युग में पत्थर उठा के जैसे मारते हैं ऊपर बच्चे ढेला, मार पत्थर गिरा दे रहे हैं F-35। पाषाण युग में वो संकट है? नहीं नहीं आशीष भाई, ये तो अब ईरान ने तो जो दिखाया है ना इस बार, वो तो अपने आप में कमाल की चीजें हैं। जिसको कहते हैं ना, अनबिलीवेबल जिस तरीके की चीज है। और कल आपने देखा था किस तरीके से ईरान ने एक बहुत बढ़िया ट्वीट किया, मैंने भेजा है आपको अभी अभी, वो दिखा दीजिएगा दर्शकों को संभव तो। कल पहले तो ट्रंप ने क्या कहा कि हम पाषाण युग में भेज देंगे। उसके बाद पीटर हेगसेथ जो रक्षा मंत्री है, उसने कहा पाषाण युग में भेज देंगे। उसको लेकर के ईरान ने क्या ट्वीट किया, वो देखा आपने? मतलब गजब कर दिया आशीष भाई, गजब। अगर हो सके तो वो दिखवा दीजिएगा। तो ईरान की दक्षिण अफ्रीका की जो एम्बेसी, उसने क्या अद्भुत लिखा। उन्होंने कहा, पाषाण युग, जब तुम लोग गुफाओं में आग की तलाश कर रहे थे, तब हम साइप्रस सिलेंडर पर मानवाधिकारों के नियम लिख रहे थे। अमेरिका को कह रहे वो, हमने सिकंदर के तूफान और मंगोल आक्रमणों का सामना किया और डटे रहे, क्योंकि ईरान सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि एक सभ्यता है। तुम तो 250 साल पुराने हो, वो 6000 साल पुराने हैं। तो आप गजब देखिए कि जो अपने आप को आत्ममुग्ध महाशक्ति के तौर पर बड़बोले लोग, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे हेगसेथ हो, चाहे तमाम ऐसे फजूले नेतन्याहू और तमाम कौन कौन। नेतन्याहू की तो दुकान 1948 से पहले कहां थी, जरा पूछ लीजिए इजराइल की। तो ईरान कितना
एरिस्टोक्रेटिक तरीके से, बिना उनके नीचे लेवल पे जाए हुए कि किसी को पाषाण युग में, किसी को हिमयुग में, ये कितना मतलब गजब दिखता है। पीट हेगसेथ को ही ट्वीट किया है इन्होंने, देखिए आप कमाल। पीट हेगसेथ दिखता है बैक टू स्टोन एज, तो ईरान एम्बेसी कहती है स्टोन एज। और फिर वो जो मैंने बताया आपको, मतलब अद्भुत है ये। और ये ईरान की जो आपको मेच्योरिटी दिखेगी कहीं ना कहीं, कि रिसीविंग एंड पे होने के बावजूद, कमजोर होने के बावजूद, रिलेटिवली नैतिक तौर पर कितने मजबूत हैं, और वो आध्यात्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर, और देश के लिए कमिटमेंट के तौर पर, दे आर फार फार बेटर पॉइस्ड देन अमेरिका एंड अपने इजराइल बोथ। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। और यही इस खेल के अंदर सबसे बड़ी चीज इस बार जो निकल के आई, कि जो ईरान ने इनके साथ किया है, बहुत सालों तक तो याद रखेंगे ये, बहुत सालों तक। और फिर वही बात है, आज ट्रंप ने क्या कहा सुबह, आपने सुना? उन्होंने कहा कि ईरान हमारा अच्छा सहयोगी, इजराइल हमारा अच्छा सहयोगी है, मैं कहूंगा तो वो युद्ध छोड़ जाएंगे। छुड़वा दे, छुड़वा के देख एक बार, तेरा छुड़वाएंगे कि उसका छुटेगा, दोनों का ही छुट जाएगा। पूरी परिस्थिति आशीष भाई, एक आप उस दिन कई बात करते किस दिशा में युद्ध जा रहा है, जब समझदार व्यक्ति लड़ रहा हो ना, तो आप समझ सकते हैं कि भाई किस दिशा में जाएगा, बातचीत भी होगी या नहीं होगी। यहां तो समस्या है कि आप बातचीत शुरू करते हैं, मैं सामने वाली पार्टी को उड़ा देता हूं। तो इस पूरे खेल के अंदर मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है ना, ये आपको लड़ाई दिख रही है, ये अल्टीमेटली एक बहुत बड़े आर्थिक युद्ध के तौर पर अमेरिका की तबाही लेकर के आएगा, ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है, जिस स्थिति में ये जा रहा है युद्ध, जो इसकी दशा और दिशा है। और नेतन्याहू पीछे नहीं हटेगा, और ट्रंप कंप्रोमाइज्ड है, वो उसके सामने झुका रहने को मजबूर है। ईरान अपना खेल अब करता एक है। बात और भी मुझे लग रही है, अब ये फिर वही हो जाएगा, इसमें भविष्यवाणियों में यकीन नहीं करते, लेकिन हम लोग जो कई बार होता है भविष्यवाणी पंडित जी ग्रह नक्षत्र देख के करते हैं, और विश्लेषक के रूप में भविष्यवाणी हम लोग हालात को देख करके करते हैं। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप 2028 तक अपना कार्यकाल कंप्लीट नहीं कर रहा। नहीं, ये आप देखिए, नहीं वो नहीं होगा, जो है वो हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि वो नहीं हो पाएगा। हमें इजाजत आशीष दीजिए। भाई अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, हो सकता है अगले 24 घंटे के अंदर अमेरिकन आर्मी के अंदर कहीं म्यूटिनी ना हो जाए, इस पे नजर रखिए। ये आज मिड डे मुद्दा में सेम बात मैंने बिल्कुल ये लाइन मिड डे मुद्दा में आज मैंने कहा था कि अमेरिकी सेना, मतलब ऐसा ना हो कि कल्पना भी नहीं कोई कर सकता है कि अमेरिकी सेना के भीतर विद्रोह, लेकिन अमेरिकी सेना के भीतर विद्रोह ना हो जाए, क्योंकि वो जो है फॉक्स के एंकर का ब्रीफकेस उठाने वाला सेना प्रमुख बन जाए, और जो खाड़ी युद्ध 91 से लेकर अफगानिस्तान युद्ध तक वॉर एक्सपीरियंस जिसके पास है, कॉम्बैट एक्सपीरियंस जिसके पास है, वो सेना प्रमुख उसको हटा दो कार्यकाल पूरा होने से 1 साल पहले, उठा करके बेइज्जत करके जबरिया। तो सेना के मनोबल पर, सेना में ऐसे ही स्थितियां, विद्रोह पैदा होने के लिए क्या करना होता है, यही स्थितियां होती हैं, हालात पैदा करते हैं विद्रोह को। और वो हालात ट्रंप खुद ही बना रहा है अपनी सेना के भीतर, खुद बना रहा है ट्रंप। वो राजनाथ सिंह थोड़ा बना रहे हैं, जो वहां का राजनाथ सिंह ही है वो हेड से, तो फॉक्स का प्रेजेंटर, और वो सेना प्रमुख को, जिसका जीवन सेना में गुजर गया, उसको हटा फेंक दे रहा है उठा करके। अभी तो उतना नहीं है, अभी आर्मी सेक्रेटरी को भी हटाया जाएगा अगले 24 घंटे में, ही आर्मी सेक्रेटरी को हटाया जाएगा। तो जो है FBI को, अभी आपने बताया काश पटेल को हटाया जाएगा। बहुत नंबर है, उस पर हम आएंगे, उस पर अलग चर्चा ही अभी करते हैं, लेकर के आते हैं कि इसके पीछे खेल कहीं कोई बहुत बड़ा तो नहीं है, और कोई खतरनाक तो खेल नहीं है, वो समझेंगे। इजाजत दीजिए, फिलहाल आते हैं थोड़ी देर में। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।